मित्रों, आज हम बात करेंगे रोगाणुओं में बढ़ते एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता यानी ड्रग रेजिस्टेंस और उसे सामना करने के लिए आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग। दुनिया भर में चारों ओर एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने की खबरें आप अक्सर पढ़ते और देखते रहते हैं। इसका कारण है जीवाणुओं की एंटीबायोटिक भरे वातावरण में जीवित रहने की जद्दोजहद। उसी जद्दोजहद के चलते जीवाणु या रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्ति का विकास करते हैं। यह विकास कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि सभी जीवधारी अपनी संतति को लगातार होते परिवर्तनों से मुकाबला करने के लिए सतत विकास की प्रक्रिया अपनाते हैं। इस विकास की प्रक्रिया में या तो वो ऐसे गुणों को ग्रहित कर लेते हैं जिनकी आवश्यकता वातावरण में रहने के लिए है। मनुष्य भी अपने आप को अडेप्ट करता है, अनुकूलित करता है। उसी प्रकार रोगाणु और जीवाणु, अच्छे या बुरे सभी टाइप के जीवाणु इस प्रक्रिया के तहत विकास के लिए आबद्ध हैं। इस सतत प्रक्रिया को या तो वो अचानक म्यूटेशन, अपने जीन्स में परिवर्तन लाके म्यूटेशन करके प्राप्त करते हैं, या फिर अपने सगे संबंधियों, दूर वाले या पास वाले संबंधियों से उसे आहरित कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर वो गुण आ जाते हैं कि वो एंटीबायोटिक से भरे हुए वातावरण में अपनी संतति को आगे बढ़ा सकें। परंतु अहम प्रश्न यह उठता है कि एंटीबायोटिक वातावरण में आती कहाँ से हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के वातावरण में आने के कई कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य तौर पर बताया जाता है कि हम एंटीबायोटिक दवाओं को गलत और ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्यों, पशुओं और पक्षियों के रोगों के उपचार में प्रयोग कर रहे हैं, और उन एंटीबायोटिक ग्रहण करने वाले या एंटीबायोटिक से इलाज किए जाने वाले पशु, पक्षी और मनुष्यों के उत्सर्जनों में ये दवाएं निकलती हैं जो वातावरण में पहुंचती हैं। ख़ास तौर से जब सीवेज, जो मलमूत्र नालियों में बहता है, उसे बिना ट्रीटमेंट के ही नदियों, तालाबों और झीलों, समुद्रों में मिला दिया जाता है। यह प्रदूषण वातावरण में फैलकर जीवाणुओं को अनुकूलन के लिए बाध्य करता है। एंटीबायोटिक का जो दूसरा कारण है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ने का, वो है एंटीबायोटिक का अनावश्यक तौर पर पशुओं और पक्षियों के उत्पादन में लगातार बढ़ता प्रयोग। पशुओं और पक्षियों की बढ़वार तेज़ी से हो, उनमें बीमारियां ना हो, अच्छा प्रोडक्शन हो, इसके लिए जो फार्म हैं, पशुओं के या पक्षियों के फार्म हैं, उनमें तो उनके खाने में अक्सर एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, और वो एंटीबायोटिक भी उसी रास्ते को अपनाते हुए जैसे ट्रीटमेंट के लिए यूज किए गए थे, वातावरण को दूषित करते हैं। तीसरा बड़ा कारण है मनुष्यों में एंटीसेप्टिक पदार्थों और डिसइंफेक्टेंट, हैंड सैनिटाइजर्स, इस तरह के पदार्थों के बढ़ता प्रयोग। इसकी वजह से जीवाणुओं को अपने आप को अनुकूलित करने के लिए परिवर्तन लाने होते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण है बाज़ार में नकली और अमानक दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं खास तौर से, उनका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। ये कहा जाता है कि भारत में कम से कम 10 में से 1 गोली नकली गोली है, और जब हम नकली या सब स्टैंडर्ड दवाओं को खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिसमें बैक्टीरिया या रोगाणु मरते नहीं हैं, परंतु उन्हें वो मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को अनुकूलित कर सकें, एडजस्ट कर सकें। और ये नकली दवाएं एक बड़ी समस्या बन गई हैं। पांचवा एक और महत्वपूर्ण कारण है वातावरण में एंटीबायोटिक दवाओं से जो दूषण हो रहा है उसके लिए
दवाएं बनाने वाली कंपनियां बहुत बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं। वो अपने अपशिष्ट जो प्रोडक्शन के दौरान पैदा हो रहे हैं उन्हें बिना ट्रीटमेंट के ही नदियों में, नालों में और झीलों में बहा दे रहे हैं। और इसकी वजह से वहाँ एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जिसमें सुपर बग, जो किसी भी दवा से नहीं मरते, ऐसे रोगाणु बढ़ रहे हैं। और यह कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। पिछले सालों में हुए अध्ययनों से पता लगता है कि जंगलों में रह रहे जंगली जानवरों की मौत का मुख्य कारण, खासतौर से गिर फॉरेस्ट और हैदराबाद के आसपास के जंगलों में जो जानवरों की मृत्यु हो रही है, उनमें मुख्य कारण है ये सुपर बग, जो किसी भी एंटीबायोटिक से ख़त्म नहीं होते, जिनका इलाज संभव नहीं है। तो जंगली जानवरों में वैसे भी इलाज नहीं होता, और अगर इलाज होता भी होता तब भी शायद उनके बचने की संभावना ना रहती। वहाँ तो कोई डॉक्टर भी दवा यूज नहीं कर रहा है, और ना ही वहाँ कोई और तरीके से ड्रग रेजिस्टेंस आने की संभावना है। पर वहाँ ड्रग रेजिस्टेंस होना यह इंडिकेट करता है कि ये इन इलाकों में उपस्थित दवा बनाने वाली कंपनियां अपने अपशिष्टों को बिना उपचारित किए ही वहाँ की नदियों में बहा दे रही हैं, और उन नदियों में एक वातावरण बन रहा है जिसकी वजह से लगातार ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। यह तो एक सीधी सी बात है कि सुपर बग विकसित हो रहे हैं, और उनके विकास को हम इन कारणों को जानते हुए रोक भी सकते हैं, परंतु लगातार तेज़ और सस्ते विकास की चाह यह सब हमें करने नहीं देती। इन्हीं सारी चीज़ों को, इन सारे समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दशकों पहले सलाह दी थी कि हमें एंटीबायोटिक दवाओं के विकल्प तलाशने चाहिए, और फिर चारों तरफ आयुर्वेदिक और दूसरे प्राचीन उपचारों में प्रयोग होने वाली वो दवाएं जिनसे कहा जाता था कि संक्रमण रुक सकता है, उनके शोध में बाढ़ आ गई, उनके उत्पादन में बाढ़ सी आ गई, और अधकचरे शोधों के फलस्वरूप बहुत सी कंपनियां वैकल्पिक आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक्स के नाम पर उत्पाद बनाने लगीं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर से 2022 में प्रकाशित एक शोध पत्र में, जो एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपा, उससे विदित होता है कि उस शोध में उन्होंने दो मुख्य दवाओं, फीफाट्रॉल जो एमली फार्मा बनाती है और सेप्टेलिन जो हिमालय ड्रग कंपनी बनाती है, ये दो मुख्य दवाएं जो कि बाज़ार में बहुतायत से प्रयोग की जाती हैं, और यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टर भी अक्सर अपने मरीजों को इन दो दवाओं में से एक को लेने के लिए कहते हैं। तो उन्हें उनमें कितना जीवाणुरोधी या उनमें कितना जीवाणुओं को मारने की शक्ति है, उसे जांचने की प्रक्रिया में 22 प्रजातियों के 80 रोगाणुओं पर एक अध्ययन किया गया, और उस अध्ययन के बाद पता चला कि इन दोनों दवाइयों से कहीं ज़्यादा रोधी तो या रोगाणुओं को मारने की शक्ति तो तुलसी के तेल में भी है, जो 86% से ज़्यादा रोगाणुओं को मार देता है। और इन दवाओं में किसी में भी 1/3 से ज़्यादा रोगाणुओं को मारने की शक्ति नहीं दिखी, और इन दवाइयों का जो अर्क, जलीय अर्क बनाया गया, उसमें तो कोई भी जीवाणुरोधी शक्ति नहीं थी। एल्कोहलिक अर्क में ज़रूर 33% जीवाणुओं को मारने की शक्ति या उन्हें उनके बढ़वार को रोकने की शक्ति नजर आई। इस अध्ययन से ये भी पता लगा कि आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक दवाओं के गुणवत्ता मानक बाजार में ना होने से उपभोक्ता को आसानी से भ्रमित और ठगे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस अध्ययन की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें आयुर्वेदिक दवाओं को एलोपैथिक दवाओं के जांचने के तरीके से जांचा गया है, जबकि सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक और एलोपैथिक विधाओं में रोग की उत्पत्ति के सिद्धांत बिल्कुल से अलग हैं,
और उनके उपचार में भी सैद्धांतिक विभिन्नता है। अतः दवाइयों की प्रभाविकता जांचने के तरीके भी भिन्न होने चाहिए। परंतु आयुर्वेदिक आचार्यों ने औषधियों की गुणवत्ता जांचने के लिए उस तरीके अभी तक विकसित नहीं किए हैं जैसे कि एलोपैथिक विधा के वैज्ञानिकों ने किए हैं। अतः यह अध्ययन आयुर्वेद में औषधियों की गुणवत्ता जांचने के उचित तरीकों के विकास की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है। अगर हमने समय रहते आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता के तरीकों को ना खोजा और इसी तरीके से हम आयुर्वेदिक दवाओं जो या तो सब स्टैंडर्ड हैं या काम नहीं करती उन्हें प्रयोग करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी रेजिस्टेंट सुपरबग या रोगाणु हमारे चारों तरफ होंगे और ना तो हमें एंटीबायोटिक बचा पाएंगी ना आयुर्वेदिक दवाएं बचा पाएंगी। अतः एक शोध की जो लगातार यह कोशिश करे कि गुणवत्ता बनी रहे बाज़ार में सभी दवाओं की, चाहे वो एलोपैथिक हों चाहे आयुर्वेदिक हों, और उनमें वो गुण जो बताए जाते हैं वो उपस्थित हों, उनकी जांच के लिए सिद्धांत और तरीके विकसित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद।